मैं सुबानी इफ्तियार राजा हूं और आप स्टेट व्यूज़ देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात 2022 के सिलसिले की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पूरी 3 दहाइयों बाद बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और बल्कि हो रहे थे, लेकिन जिस किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं, जिस किस्म की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं और यकीन जानिए हैरान कुन भी। अभी भी यानी कि पूरे 31 सालों बाद जब हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया, एक फ़ैसला लिया कि वो इंतखाबात करवाएगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी ख़बरें निकल के सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी हकीकतें निकल के सामने आ रही हैं जिन्हें देख के लगता है कि अब ये इलेक्शंस नहीं होने जा रहे हैं। कुछ ऐसे कानूनी पहलू हैं, कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो इस वीडियो में बलदियाती इंतखाबात ना होने की वजूहात के तौर पे आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात पूरी 31 सालों बाद हो रहे हैं और पिछले इसी सिलसिले की एक पहली वीडियो में हमने आपको पूरी वो चीदा चीदा खसूसियात और चीदा चीदा बातें बताई थी और तारीख़ से आगाह किया था कि कौन सा इलेक्शन किस दौर में हुआ, आज़ाद कश्मीर में कुल कितने हलके हैं, कुल कितने अजला हैं, वार्ड लेवल के कितने काउंसलर्स होंगे, जो ज़िला काउंसलर्स होंगे उनकी तादाद क्या होने जा रही है और किस निज़ाम के तहत, किस सिलसिले के तहत ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करेगा। इसी सिलसिले की एक पहली वीडियो में हमने आपको बताया था। लेकिन एक ये हकीकत भी मुंसलिक होती जा रही है कि जैसे गुज़श्ता हुकूमतें गुजरी, यानी कि आप एक अंदाज़ा कर लीजिए कि 31 साल अगर हर आने वाली हुकूमत ने अपना जो 5 साला टर्न है वो पूरा किया हो, तो इन 6 हुकूमतें आई चली गई। हुकूमतों ने वादे किए, दावे किए बलदियाती इंतखाबात करवाने के, लेकिन हमें ग्राउंड पे होता हुआ कुछ नज़र नहीं आया। उसके पीछे भी कुछ वजहें थी। अब जिस किस्म की हमारे यहाँ पॉलिटिकल एलीट बैठी हुई है, जिसे हम खुद मुंतखब करते हैं, उसका काम हरगिज़ ये फ़ंड्स को बांटना नहीं है, तामीर तरक्की का काम नहीं है, या जिस तरह के काम ये अभी कर रही है वो हरगिज़ नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का काम कश्मीर में कानून साज़ी करना है, यानी कि कोई भी MLA है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या आप कह लीजिए जो रुकन कानून साज असेंबली है, उसका काम महज कानून साज़ी है। यानी कि इस कश्मीर में बसने वाले शहरी, कश्मीर में बसने वाले रहने वाले लोग किन कवानीन के तहत अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, कौन सा मामला अहम है जिस पे कानून साज़ी अभी तक नहीं हुई है, और कौन सा मामला है जिसमें अभी कवानीन की तरमीम की ज़रूरत है। इस तरह के तमाम जो कानूनी पहलू हैं उन पे कानून साज़ी करना और अवामी नुमाइंदगी के तहत कानून साज़ी करना इन MLAs के इस्तेकाक में आता है। लेकिन बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के ना होने के बायस, इस बलदियाती निज़ाम के ना होने के बायस, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के ना होने के बायस, ये तमाम तर लोग इस बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम को, इन फ़ंड्स को, इस तमाम तर सिलसिले को अपने लिए इस्तेमाल करते आए हैं और पूरे 31 साल से इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जो हर इलेक्शन में, हर जनरल इलेक्शन में आपके सामने अगर दावे कर रहे होते हैं, वादे कर रहे होते हैं, कभी आप अभी तक आपकी रोडें नहीं पक्की हुई, हम आपको रोड पक्की करके देंगे, हम आपको टैंकी देंगे पानी की, हम आपके स्कूल की छत बनवा देंगे, इस किस्म के दीगर जो नीज किस्म के दावे वादे गो के वो हकीकत हैं। अभी भी हमारे हालात उसी तरह के हैं, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। दावे वादे तो बनते हैं, लेकिन इन दावों और वादों पे आपसे वोट वसूल करते हैं, लेकिन उनका इस्तेकाक कुछ और होता है, उनका काम कुछ और होता है। और ये जो पिछले 31 सालों से, 3 दहाइयों से इंतखाबात ना होने की वजह है, उसमें इनका बहुत अहम किरदार है। ज़ाहिर है, जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, फ़ंड्स नहीं रहेंगे, तो फिर आपको क्यों कोई मुंतखब करेगा, आपको क्यों कोई ऊपर लाएगा, और आपका भी इस्तेकाक क्या रह जाएगा। आप महज कानून साज़ी करने के लिए थोड़े ही आते हैं। ज़ाहिर है, आप जिस निज़ाम में रहते हैं, आपको पैसे बनाने होते हैं, करप्शन करनी होती है, अपनी औलादों को बाहर भेजना होता है, और महज अपनी नस्लें संवारनी होती है, अपनी ज़िंदगी अयाशी और आराम के साथ बसर करनी होती है। और आप इसीलिए आवाम को मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आवाम को धोखा देकर, आवाम के साथ खेल कर, उनके जज्बात को मजरू करके, उनका इस्तेमाल करके आप ऊपर आते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। खैर, ये एक अलग हकीकत है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब जो वजहें बन रही हैं, जो वजूहात सामने आ रही हैं बलदियाती इंतखाबात ना होने की, वो भी कुछ इसी तरह की ही हैं। एक तो ये हुकूमत वक्त गुजरने के साथ साथ ख़ुद भी इंटरेस्टेड हो गई थी कि हमें बलदियाती इंतखाबात करवाने चाहिए, और उसके बाद ज़ाहिर एक सुप्रीम कोर्ट की एक हुक्मनामा भी मौजूद था, एक ऑर्डर भी मौजूद था, जिसे मद्देनज़र रख के हुकूमत को हर सूरत में इंतखाबात करवाने थे। अगर वो ऐसा ना करती तो ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट की उस मुतकिब होती हुक्म ना मानने के अमल की।
सो इस वजह से हुकूमत की मजबूरी थी इंतखाबात करवाना, और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इसे सीरियस लिया। लेकिन फिर जैसे ही काम शुरू हुआ, जैसे ही अवामिल शुरू हुए, उसके साथ साथ ये खबरें भी फैलने लग गई, ये खबरें भी गर्दिश करने लग गई कि अब बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं, या कल हो रहे हैं, या फ़लाँ डेट को हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं। लेकिन अब जो हमें वजहें, ठोस वजहें देखने को मिल रही हैं, वो बहुत अहम हैं, और यकीन जानिए वो हकीकत भी हैं। पहली और अहम वजह जो आपको मैं बताता चलूँ वो ये है कि जो हैंडलर्स हैं, जो मुक़्तदर हलके हैं या मुक़्तदर लोग हैं, या जो ताकतवर लोग हैं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर जैसे कन्फ्लिक्टेड एरिया में बलदियाती इंतखाबात हों। क्योंकि जो आम लोगों की सोच है, या जो एक आम इंसान की सोच है, जिसे किसी भी नज़रिए से कोई तल्लुक़ नहीं है, जो कश्मीर को प्रायोरिटी देता है या जो रियासत को प्रायोरिटी देने वाला है, वो इस सारे अमल में उभर के सामने आएगा। और जब कोई एक नई शय आवाम देखेगी तो ज़ाहिर है शायद उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं, और ऐसे लोग अगर ज़्यादा तादाद में किसी भी सियासी अमल में ऊपर आ जाते हैं तो फिर मुस्तकबिल के लिए वो नुकसानदेह होंगे। ये पहली वजह। और जो दूसरी वजह अब हमें देखने को मिल रही है वो एक कानूनी प्रोसेस है। और जैसे आपने देखा कि जो है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे फ़रत अली मीर, वो भी इस इलेक्शन कमीशन के मेंबर अब नहीं रहे। उन्हें एक फ़ैसले के तहत जो है इसे अलग कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो तैनाती का मामला था या जो अमल था उसमें कुछ नुक्स थे अदालत के मुताबिक, और इस वजह से उन्हें इलेक्शन कमीशन के मेंबर की हैसियत से हटा दिया गया है। वो इस मामले में बड़ा सीरियस थे। मेरी जो ख़बरें हैं वो इलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और जो तमाम तर मामलात हो रहे थे बहुत बड़ा क्रेडिट उन्हें भी जाता था, पर्सनली मतलब उन्हें जाता था। लेकिन इसके साथ अब जो कश्मीर की डेमोग्राफी है, जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो समझने की बहुत ज़रूरत है। एक तो हम कन्फ्लिक्टेड एरिया हैं, एक अलग रियासत हैं, और पूरे कश्मीर में सिर्फ 8,000 नफरी है। अब आपने जनरल इलेक्शन देखा, 8,000 पुलिस की नफरी है। अब जब इलेक्शन होते हैं या इस तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, ग्रैंड एक्टिविटी होती है, तो उस दौरान लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए ज़ाहिर है आपको कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हलकार चाहिए जो बाज़ोर बाजू ये इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी शख्स कानून नहीं तोड़ रहा, जो अमन व अमान की सिचुएशन है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बरकरार है। सो इस अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिर्फ हमारे पास 8,000 की पुलिस नफरी है। हमारे पास कोई फ़ौज नहीं है और किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है। सो इस 8,000 नफरी में से भी 4,000 नफरी जो है, 4 या साढ़े 4,000 के करीब, वो भी रियासत के जो एलीट है, यानी कि वज़रा, ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो रियासत के अहम ओहदों पर तैनात लोग हैं उनके प्रोटोकॉल पे मामूर है, यानी कि ऑन ड्यूटी है। और उनमें से भी कुछ जो है थानों में और दीगर जो पुलिस के मामलात हैं उनमें ऑन ड्यूटी है, यानी कि अपने फ़राइज़ की सरअंजाम दही कर रही है। पीछे बचती है आपके पास 4,000, यानी कि 4,000 पुलिस आपके पास बाकी है, रिज़र्व में है, जो आप किसी भी जो है इमरजेंसी की सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे इलेक्शन के मौके पे या जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो उनके इस्तेमाल के लिए सिर्फ रिज़र्व फोर्स जो है वो 4,000 है। अब आज़ाद कश्मीर का जो एरिया है, जो अजला हैं, जो आबादी है, उन पे तो ये नाकाफ़ी है। आप खुद देख लें 45 लाख की इस इतने बड़े एरिया में किस तरह से पुलिस इलेक्शन करवा सकती है। जबकि आपने जनरल इलेक्शन में देखा, ये जो हालिया हुए थे, लोगों की जो ज़ाती चपकलशें होती हैं और फिर बहुत सारे मामलात सियासत के नज़र हो जाते हैं। जगह जगह आपको तनाज़े देखने को मिलते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लोग इवन के जान तक के हाथ धो बैठते हैं, मतलब मर जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं लोग, बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं। सो इस तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए ज़ाहिर हुकूमत को वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करनी होती है, कुछ कानून नाफिज करने वाले अदारे डिप्लॉय करने होते हैं, ताकि जिनकी ज़ेर निगरानी जो है इस इलेक्शन के प्रोसेस को साफ़ व शफाफ तरीके से जो है करवाया जाए, उसे यकीनी बनाया जाए, ताकि किसी के इन्फ्लुएंस से कोई भी जगह पाक रहे। सो इस सारे अमल के लिए हुकूमत ने ख़त लिखा था वफाक को मकतूब लिखा था, जिसमें उन्होंने 32,000 की नफरी मांगी थी फ़ौज की, पुलिस या एफसी की, जिसमें जो आके कश्मीर में जो है वह इलेक्शंस करवाए और अपनी ज़ेर निगरानी करवाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखे। लेकिन अब जो वफाक की सूरत हाल है, वफाक चूँकि ज़ाहिर है आपको इल्म है सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद है, और इस्लामाबाद में भी इमरान खान एक अपना बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। सो वफाक के पास जो अपनी पुलिस है उसकी नफरी भी बहुत कम है। सो उसने अपने इस्तेकाक का इस्तेमाल करते हुए
FC کے اہلکار یہاں پہ تعینات کر رکھے ہیں اسلام آباد میں. اسی طرح سے وقت آنے پہ وہ فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سندھ کی جو صوبہ ہے, سندھ پولیس ہے, وہ بھی یہاں پہ بلائی گئی ہے اس لانگ مارچ کی سچویشن کے ساتھ نپٹنے کے لیے. سو وفاق کے پاس تعداد نہیں ہے, وفاق کے پاس آزاد کشمیر میں الیکشنز کروانے کے لیے لوگ نہیں ہیں, 32,000 لوگ نہیں ہیں جنہیں وہ بھیج سکے اور آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوں. سو وفاق نے وہ رد کر دی ہے درخواست. اب 32,000 ممبران یا 32,000 پولیس سرکار وہ نہیں دے سکتے. ظاہر ہے ان کی اپنی یہاں پہ مجبوریاں ہیں, یہاں پہ ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے, وہ کس طرح دے سکتے ہیں. سو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا, چونکہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, گلگت بلتستان وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. گلگت بلتستان میں بھی کوئی اہم فورسز تو نہیں ہے, لیکن ان کا کہنا ہے حکومت کشمیر کا کہ صوبہ پنجاب یا پھر کے پی سے پولیس نفری منگوا کر یا فورسز منگوا کر تو الیکشن ہر صورت وقت پر کروائے جائیں گے. لیکن یہاں پہ حکومت نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا. جو رولز ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور جس طرح کی میں آپ کو قانونی پہلو ابھی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رولز میں یہ صاف لکھا ہے. ظاہر ہے جو وفاق, ظاہر ہے پاکستان میں جو نظام حکومت ہے وہ وفاق کا ہے, وفاقی نظام حکومت ہے, اور وفاقی نظام حکومت کے تحت یہاں پر 4 صوبے کام کر رہے ہیں. جو 4 صوبوں کے آپس کے معاملات ہیں وہ تو ڈائریکٹلی کسی حد تک آپریٹ کر سکتے ہیں, یعنی اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو فورسز چاہیے تو وہ ڈائریکٹلی آپس میں روابط رکھ سکتے ہیں, اس طرح کے عمل کروا سکتے ہیں, ان کے پاس اس کا اختیار موجود ہے. لیکن کشمیر کا جو ایریا ہے وہ کنفلکٹڈ ٹیریٹری ہے, اور کنفلکٹڈ ٹیریٹری جو ہے وہ وفاق کے زیر سایہ آتی ہے, وفاق کے نیچے آتی ہے, وفاق کے نیچے کام کرتی ہے. اب حکومت کشمیر کو کسی بھی قسم کی کسی دوسرے صوبے کے ساتھ رابطے کے لیے, کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے وفاق سے. اب رولز میں بڑی واضح لکھا ہے کہ حکومت کشمیر کو یا گورنمنٹ آف اے جے کے کو اپنی کسی بھی قسم کی صوبوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کے لیے, مثلا اسی کی مثال لے لیتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کے لیے اگر فورسز لینی ہوں گی تو پہلے اس کی اجازت نامہ اور جو رابطہ ہے وہ براہ راست وہ براستہ وفاق کرنا ہوگا. وفاق کے ذریعے آپ دوسرے صوبوں تک پہنچیں گے اور ان سے نفری طلب کرنے کی درخواست انہیں پیش کریں گے, اور پھر یہ ان صوبوں تک ہے کہ کیا ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں, کیا ان کے پاس اتنی نفری موجود ہے کہ وہ دوسری جگہ پر بھیج سکیں اور اتنے دنوں کے لیے بھیج سکیں. اور پھر یہ معاملہ بھی یہ اہم ہے کہ اس جگہ کی, یعنی جس صوبے سے آپ یہ نفری لا رہے ہیں, جس صوبے سے آپ پولیس لا رہے ہیں, اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے, ان کے لیے کیا یہ نفری کافی ہے, یعنی اس صوبے میں جو معمور یہ نفری ہے وہ کافی ہے ان کے لیے, یا ریزرو فورس اتنی پڑی ہوئی ہے 32,000 کے قریب یہ جو وہ کشمیر بھیج سکتے ہیں. سو اس طرح کی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں اور جو بہت اہم ہیں, جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم مجھے تو نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے یہ بلدیاتی انتخابات. اور جس طرح میں نے آپ کو یہ رولز بھی بتا دیے ہیں, اب کانسٹیٹیوشن میں ہے ایک چیز جو واضح ہے اسے آپ ظاہر نظر انداز تو نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک فورس چاہتی ہی نہیں ہے, ایک طاقت یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں الیکشنز ہوں, بلدیاتی انتخابات ہوں. تو پھر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ ہوں گے. اب تو یہ ایک واضح وجہ بھی مل گئی ہے جو کہ اتھینٹک ہے, اور اس کے بعد کیا الیکشنز ہو پائیں گے. خیر اب دیکھنا یہ ہے جو حکومت کیا کرتی ہے, وفاقی حکومت کیا کرتی ہے اور کشمیر کی حکومت کیا کرتی ہے. کیا وفاقی حکومت کشمیر میں الیکشنز کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گلی کوچوں کی سیاست ہے, جو جس طرح سے جو باشعور نوجوان سامنے آ رہے تھے, جو باشعور سیاسی قیادت سامنے آ رہی تھی, وہ کیا کرے گی, ان کا کیا رد عمل ہوگا. کیا الیکشن نہ کروانے کے اس وجہ پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, کیا وہ احتجاج صرف ریکارڈ کروانے کی حد تک ہوگا, یا یہ تمام تر فیسز ادا کرنے کے بعد پوری پولیٹیکل کیمپینز کرنے کے بعد اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا بازور بازو یا احتجاج کے تحت کسی بھی حکومت کو یا کسی بھی ادارے کو وہ یہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہوں گے.